अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मुश्किल क्वेश्चन जो मैंने ढूँढे हैं, जो मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे हैं कि आते हैं पेपर्स में। तो ये मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो चलें वीडियो में अब चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिलो इज़ गिवन, कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको नीचे दिया हुआ है और इसमें कहा हुआ है कि इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ये h एक कांस्टेंट है। सॉरी, एक सेकंड कलर चेंज करो। ये h हमारे पास एक कांस्टेंट है, बाकी सारे उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं और 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस हैं x एंड y, और ये 2 हमारे पास इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसमें h ये वाला एक कांस्टेंट है। अगर इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब इफ़ दिस सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ h। तो उन्होंने हमें एक चीज़ बता दी है। क्या बताया उन्होंने कि ये सिस्टम है, इसका नो सॉल्यूशन। अब ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसका मतलब है कि वो जो लाइंस होती हैं वो आपस में ऐसे कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, हमेशा पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस में इनकी जो स्लोप होगी वो इक्वल होगी। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहली इक्वेशन को उठाऊँगा, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करूँगा, फिर दूसरी इक्वेशन पकड़ूँगा, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करूँगा, दोनों की स्लोप्स उससे निकल आएंगी। वो स्लोप्स को मैं इक्वल रख के, जो एच हमारे पास एक वेरिएबल दिया हुआ है उन्होंने कि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो फाइंड हो जाएगा। तो मैं आपको ये काम करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस 9y इक्वल्स 5 प्लस 9y। ठीक है, और पहली इक्वेशन से कर लेते हैं। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल्स एम एक्स प्लस बी। तो अगर इस फॉर्म में मुझे इस इक्वेशन को लाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं y को एक साइड पे अलग करूँगा। तो -9y और उधर से इक्वल्स टू की दूसरी साइड से इधर ले आया मैं, तो ये भी माइनस हो गया, ये 4x को उधर ले गया, तो ये हो जाएगा -4x एंड +5 वहाँ पे पहले का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -18y इक्वल्स -4x + 5। एंड अब मैं y को साइड पे अलग कर दूँगा, तो हमारे पास उधर जाके ये -18 हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसको पहले मैंने इसके साथ डिवाइड किया और इसको इसके साथ भी डिवाइड करना है, तो प्लस एंड 5/-18। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस से कट गया, 4 इसमें 2 के टेबल में ये दोनों आएंगे, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 9 ज़ार 18, तो ये हो जाएगा 2/9x, एंड ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, एंड 5/18। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में से अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो मैंने यहाँ ऊपर लिखी, जो m होता है ये स्लोप होती है। तो इन दिस केस ये 2/9 ये इस इक्वेशन की स्लोप होगी, तो स्लोप इक्वल्स 2/9। ठीक हो गया। अब हम ज़रा दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? दूसरी इक्वेशन है hy इक्वल्स 2 + 4x। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं y को इसमें भी अलग करूँगा, इसमें तो आसान है, 2/h + 4/hx। इसमें भी जो x के साथ वाला नंबर होगा ये बेसिकली हमारे पास स्लोप होगा, तो स्लोप इसकी क्या आ गया, 4/h। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नो सोल्यूशन अगर हो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो इसका मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन की स्लोप इक्वल है। तो इसकी स्लोप मैंने निकाली थी 2/9, तो 2/9 इधर आया, और
इसकी स्लोप मैंने निकाली थी 4/h, तो 4/h ऐसे आ गया। अगर मैं आपको अब इसमें से कहूँ कि h की वैल्यू निकाल दें तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 9 4s are 36 एंड देन h को अलग किया 36/2, तो ये हो गया 18। तो h की वैल्यू हमारे पास फाइनल क्या आई, 18 आ गई। इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ऑप्शन हमारे पास ये डी ऑप्शन 18 है, तो सॉरी वाइट कलर यूज़ करते हैं इसके ऊपर, तो ये 18 ऑप्शन ठीक हो गई। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन एज x kx minus 56 equals minus 16 where k is an integer constant. If the equation has no real solutions, what is the smallest possible value of k? तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन जो है इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें सिंप्लीफाई करके ले आते हैं। तो मैं ज़रा इसको इधर लिखता हूँ, पहले एज इट इज़ मैं उतार रहा हूँ वहाँ से, के एक्स माइनस 56 इक्वल्स -16, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करवाता हूँ और फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 56x, सॉरी, और यहाँ पे ये -16 इधर है। अगले स्टेप में मैं -16 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है, उन्होंने कहा हुआ है कि द इक्वेशन हैज़ नो रियल सॉल्यूशंस, मतलब जो इक्वेशन है उसके रियल सॉल्यूशंस नहीं है। मतलब अगर उसके रियल सॉल्यूशंस नहीं है तो उसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी सॉल्यूशंस में क्या होता है, अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जब इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास b² - 4ac, वो लेस देन 0 होता है। क्या होता है, लेस देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है तब रियल सॉल्यूशंस होते हैं, और वो आपस में लेकिन डिफरेंट होते हैं। जब इक्वल्स टू होता है तब भी सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपस में ये रूट्स उसके इक्वल होते हैं, और जब हमारे पास लेस देन 0 होता है तब इसका मतलब होता है कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि रियल नहीं है सॉल्यूशंस, इमेजिनरी हैं, तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा हमारे पास b² - 4ac, वो लेस देन 0 होगा। अब इसी को मैं यूज़ करते हुए यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, ये b होगा, तो -56 स्क्वायर -4, ये k जो होगा ये हमारे पास a होगा इसके अंदर, तो ये k आ गया, एंड c हमारे पास 16 होगा और साथ लेस देन 0। -56 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं 56 का स्क्वायर साइड पे डेसिमल्स पे निकाल देता हूँ। 56 मल्टीप्लाई 56 इज़ 3136, सो 3136 ओवर हेयर, एंड माइनस माइनस इसमें प्लस हो जाता है तो वो ऐसे ही आ गया, और 16 4s are 64, k इज़ लेस देन 0। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k निकालनी है। तो बेसिकली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है मैंने k के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 3136 इधर रखूँगा, इधर लेस देन आ जाएगा, 64 माइनस था, इधर जाके प्लस हो जाएगा और k आ जाएगा, और फिर 3136 ओवर 64 इज़ लेस देन k, एंड फाइनली k इज़ ग्रेटर देन 3136 ओवर 64। डायरेक्ट मैं आपके सामने ये कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, 3136 ओवर 64, you get 49, so k is greater than 49। अब क्वेश्चन के आपने इतना सॉल्व करके भी काफ़ी लोग ना गलत कर देते हैं क्योंकि वो सही तरह पढ़ते नहीं हैं। उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, वो यहाँ पे 49 लिख देंगे, तो इसका आंसर 49 गलत हो जाएगा। क्यों, k इज़ ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, k इज़ ग्रेटर देन 49। तो 49 के बाद कौन सा इंटीजर आता है हमारे पास जो उससे बड़ा हो, तो वो हमारे पास आ जाता है 50। उन्होंने कहा है इंटीजर कांस्टेंट, तो 49 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, 50 आता है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, इक्वल्स टू 50। ये आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ a is 2403% of the sum of b plus c and b is 89% of c, then what percent of b is a? तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि a इज़
2403% of the sum of B plus C. So A equals 2403 over 100 multiply by B plus C. ठीक है, और जब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा A equals 24.03 B plus C. ठीक है, और अब मैंने दूसरी जो बात कही है वो देखता हूँ. उन्होंने कहा है कि B is 89% ऑफ C. तो 89% का क्या मतलब होगा कि 89 over 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड C. इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 0.89 C. अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ बी का कितना परसेंट जो है वो A है. तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं अगर सोचूं तो अगर मैं इसमें से C की वैल्यू निकालूं जो कि हो जाए B ओवर, ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड. ठीक है, C इक्वल्स B ओवर 0.989. और अब मैं इसमें 24.63 एंड B प्लस C है तो B को ऐसे ही रहने दो क्योंकि मुझे जो लास्ट इक्वेशन चाहिए उसमें मुझे B और A दोनों चाहिए. और C की जगह मैं B ओवर 0.89 लिख दूँ. ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं. यहाँ पर A, इसको लाइन लगा देते हैं ऐसे ताकि मिक्स ना हो. A इक्वल्स 24.63 और यहाँ पे 0.89 P प्लस P ओवर 0.89. ये मैंने डायरेक्ट किया, आपने इसको एलसीएम लेके करना है तो मैंने वो ऐसे डायरेक्ट कर दिया एलसीएम. और अब 24.63 और 1 प्लस 0.89 हो जाएगा 1.89 B ओवर 0.89. ठीक है, तो अब आपने ये सारी कैलकुलेशंस करनी है. मैं इसको आराम से कैलकुलेटर में कर देता हूँ ताकि कोई एरर की गुंजाइश ना रहे. तो आपके सामने ये साइड पे डेस्मोस खुला हुआ है, ये पेपर में भी अलाउड होता है तो आपने इसको जितना यूज़ हो सके आपने इसको यूज़ करना है. तो 24.63 मल्टीप्लाई बाय 1.89 ओवर 0.89. मेरे पास आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, A इक्वल्स 52.3 और बस इतना इसको वो कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं और साथ में B आ रहा है. अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हुआ था, उन्होंने कि व्हाट परसेंट ऑफ B इज़ A, कि B का कितना परसेंट जो है वो A है. तो इसको हमें देख के पता लग रहा है कि 52.3 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5230%. सो मुझे यहाँ से इसको देख के पता लग रहा है कि 5230% ऑफ B इज़ A. ठीक है, जो B का जो 5230% लेंगे अगर हम 5230% तो वो हमारे पास A होगा. ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल था, मैंने चुन के मुश्किल क्वेश्चंस निकाले हैं. तो ये सॉल्व करने के लिए आपकी परसेंटेजेस की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. तो वो आपने शुरू से फाउंडेशंस बनानी है और इसको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. अच्छा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसके अंदर यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अ रेक्टेंगल इज ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल इन सच अ वे दैट ऑल 4 ऑफ इट्स कॉर्नर्स लाई ऑन द सर्कल. मतलब कि एक सर्कल है हमारे पास, ये मैं रफ सा ड्रॉ कर देता हूँ आपके आइडिया बनाने के लिए. और उसके अंदर एक रेक्टेंगल है ऐसे. ठीक है, सच दैट ऑल ऑफ इट्स 4 कॉर्नर्स
लाई ऑन द सर्कल। देख सकते हैं आप कि ये चारों कॉर्नर्स इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, और द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स शॉर्टर साइड। मतलब कि अगर मैं इसका इस रेक्टेंगल का डायगनल ड्रॉ करूँ, ये रफ सा मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये शॉर्टर साइड है इस रेक्टेंगल की। अगर ये x है, देखें x है, तो ये जो डायगनल हमने ड्रॉ किया है ये डबल होगा, तो ये 2x होगा। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। अब वो कह रहे हैं कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 1089 स्क्वायर 3 यूनिट्स है। तो आप बताएं कि डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना है, इस सर्कल का डायमीटर कितना है। तो मुझे इस क्वेश्चन को देख के ही पता लग रहा है कि मैंने ये फिगर भी ड्रॉ की है। ये जो डायगनल होगा ना हमारे पास इस रेक्टेंगल का, ये इसका डायमीटर होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो 2x है हमारे पास, ये डायमीटर है। लेकिन अब मैं यहाँ पे 2x तो नहीं लिख सकता, मुझे तो x की वैल्यू भी चाहिए। तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने ये देख सकते हैं कि मैंने डायमीटर से इस रेक्टेंगल को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, और वो जो ट्रायंगल्स हैं वो राइट एंगल्ड हैं। मतलब इधर से इधर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर इक्वल ट्रायंगल से मैंने डिवाइड किया है तो ऑब्वियसली एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा हमारे पास वो 1089 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। समझ आ रही है आपको, क्योंकि मैंने हाफ कर दिया उस रेक्टेंगल को। तो जो एक ट्रायंगल का एरिया होगा वो भी टोटल एरिया का हाफ होगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मुझे पता है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब मैं इसमें देखूँगा कि हमारे पास हाइट तो मौजूद है, ठीक है, लेकिन हमारे पास बेस मौजूद नहीं है। तो SED के अंदर आपके पास ना एक रेफरेंस शीट मिलती है आपको पेपर के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी फार्मूलाज वगैरह होते हैं। वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने एक हमें ये दिया हुआ है स्पेशल राइट ट्रायंगल्स। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हाइपोटेन्यूस 2x हो और जो परपेंडिकुलर है वो x हो और 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल्स हों, तो हमारे पास जो बेस होती है वो x स्क्वायर रूट 3 होती है। तो इसी को देखते हुए आपने यहाँ पे खुद से x स्क्वायर रूट 3 लिख देना। मतलब ये वाली जो लंबी साइड है रेक्टेंगल की, ये x स्क्वायर रूट 3 है। अब मेरे पास बेस भी है, मेरे पास हाइट भी है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। बेस हमारे पास कितनी है, x स्क्वायर रूट 3, एंड हाइट हमारे पास कितनी है, x। ये इक्वल होगा इसके, जो कि है 1089 स्क्वायर रूट 3/2। अब इसको ज़रा मैं इधर मूव कर लेता हूँ जगह बनाने के लिए। 1/2 x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स 1089/2 एंड स्क्वायर रूट 3। आप देख सकते हैं कि ये 2 और ये 2 सेम है, तो ऐसे कट जाएंगे, और ये स्क्वायर रूट 3 इससे कटेगा। तो हमारे पास पीछे रह जाएगा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इक्वल्स 1089, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो 1089 का भी स्क्वायर, तो x इक्वल्स 33। अब आपने डायरेक्ट ऐसे 33 आंसर नहीं लिख देना, आपने वापस जाना है यहाँ पे और आपने देखना है कि आपको डायमीटर चाहिए था। डायमीटर कितना है, डायमीटर हमारे पास 2x है। तो अगर x 33 है तो 2x कितना होगा, 2x होगा 66। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना है, 66। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइट कलर से 66, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप बेसिक से स्टार्ट करें और आप इसको आहिस्ता आहिस्ता समझें तो आपको ये समझ भी आ जाएगा। बाकी मेरा SED का मैथ का कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज, और आप इसमें 26 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा हुआ है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये इक्वेशन दी हुई है वेयर m and n आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स।
ठीक है, ये हमारे पास m और n जो हैं इसके अंदर ये कॉन्स्टेंट्स हैं और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इट इज़ नोन that the product of the solutions to this equation is equals to k dot mn, where k is a constant. What is the value of k? अच्छा, तो इसको भी सॉल्व करते हैं. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है. जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है तो ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ आप पढ़ेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ c ओवर a. जो सम होता है हमारे पास वो माइनस b ओवर a होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास c ओवर a होता है. तो प्रोडक्ट का मैंने लिख दिया c ओवर a. अब उन्होंने हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है. प्रोडक्ट क्या है हमारे पास k डॉट एम एन, तो p की जगह मैं k डॉट एम एन लिख देता हूँ. और c ओवर a इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा. तो c हमारे पास एम एन है, तो सॉरी कलर चेंज कर दूँ, एम एन ओवर a क्या है 45. अब एम एन और यहाँ से एम एन कट जाएगा तो k आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 1 ओवर 45 और ये क्वेश्चन ऐसे तेज़ ही सॉल्व हो गया. यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 45. वाइट कलर से करते हैं 45. ठीक हो गया, ठीक हो गया. तो ये हमारे क्वेश्चंस 5 हार्डेस्ट मैंने जो ढूंढे. हार्डेस्ट तो नहीं है खैर, इससे हार्ड भी होते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने देखे और इस जैसे ही क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं. तो और ये मुश्किल क्वेश्चंस में से हैं. तो अगर आपको ये अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं SAT की तैयारी और आपको समझ नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, आप इस पर 1-2 मंथ्स लगाएं, चाहे खुद लगाएं चाहे आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें. तो वो जब टाइम आप लगाएंगे तो फिर आपको, जैसे मैं ये तेज़ सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी मेरी तरह तेज़ इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं. मैं आपको कोर्स में इनरोल कर लूँगा. कोर्स में मैं आपको बेसिक से एडवांस सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और हम आसान से फिर मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे. डायरेक्ट इस तरह मुश्किल क्वेश्चंस नहीं करेंगे. या फिर अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप खान एकेडमी और कॉलेज पांडा जो मैथ बुक है उसको यूज़ करके आप पढ़ सकते हैं. तो फिर आपको ये क्वेश्चंस आसान लगेंगे. अभी भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.